नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आई18 पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने पिछली क्लास में आपको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा रखा है और जेई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं और भी हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 4 बार जेई मेन होने वाला है और आपका एक बार जी एडवांस। मान के चलते हैं कि अभी एक ही बार होगा, कुछ कह नहीं सकते, नो प्रेडिक्शन। पहले हमारा टारगेट है कि जेई मेन के पहले कोर्स ख़त्म करें और ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो हेडिंग लिखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एओडीज, है ना, एओडी कहते हैं। और एक प्रकार से ये डिफरेंशियल कैलकुलस का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हम लोगों ने फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रखा है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है और इसमें हार्डली 7 लेक्चर लगेंगे आपके बच्चों। 6 से 7 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। मैं मैक्सिमम 7 लेक्चर बता रहा हूँ। और इसके बाद आपका एरिया 2 क्लास रहेगा, या एरिया को हम एक ही क्लास में महा रिवीजन के तौर पे ख़त्म कर देंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्लास, उसके बाद वेक्टर 3D। तो कोर्स अब तेज़ी से भागेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आराम से जल्दी जल्दी पढ़िए। और जिस ऑर्डर में मैं पढ़ाऊँगा उसी ऑर्डर में मैं क्लास के नाम भी लिख देता हूँ। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जो सब टॉपिक्स हैं, है ना, वो पढ़ने हैं। पहले आज की क्लास में जैसे हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ लेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल क्लियर, ये आज की क्लास में मैं कवर कर दूंगा। दूसरी जो क्लास होगी उसमें हम आपको कवर कराएंगे डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। अब ये बड़ी छोटी क्लासेस हो सकती हैं। फिर तीसरा एरर एंड अप्रॉक्सीमेशंस, एरर जो फिजिक्स में आप काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट करते हो, एंड अप्रॉक्सीमेशन, या अप्रॉक्सीमेशन एंड एरर ऐसे कहा जाता है। तो ये मैं एक क्लास में कवर कराऊंगा, है ना। उसके बाद अगला है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। फिर आपका आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो मान के चलिए हम बाद में गिन देंगे कितने होंगे। मैक्सिमा मिनिमा के बाद हम लोग करेंगे कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपका आता है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम एंड LMVT बोलते हैं, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। इसको रोलीज थ्योरम कई लोग कहते हैं। अब ये आपके ऊपर है यार, इसको रोल्स बोलते हो, रोलीज बोलते हो, या कुछ अपने कुछ भी बोल दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, है ना। कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग में मतलब बेसिक ग्राफ पढ़ेंगे, जो अपने बेसिक ग्राफ्स या बेसिक स्केचिंग या स्केचिंग ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। स्पेलिंग देख लेना, है ना। कर्व ट्रेस करना मतलब बेसिक ड्राइंग करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है आठवां इसमें आएगा प्रूविंग और वेरीफाइंग इनइक्वालिटीज़, क्लियर। फिर आपका 9th होता है इसमें थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट, थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट्स एंड डिग्री इक्वेशन, एंड डिग्री इक्वेशन। तो ये जेई में इसमें 2020 में क्वेश्चन भी आया था। तो देखिए लेक्चर की अगर बात करें तो मिनिमम एक लेक्चर यहाँ पे है, दूसरा लेक्चर ये है ना, 3-4 लेक्चर तीसरा और चौथा यहाँ पे हो जाएगा। फिर एक लेक्चर हम यहाँ लेंगे, 5वां लेक्चर, ये 6ठा लेक्चर है, और ये 7वां लेक्चर, और एक रखेंगे 8वां लेक्चर कि इसमें मिसलेनियस आपका एग्जाम्पल्स कराएंगे, है ना। तो इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे भी। और ये जेई में इसके क्वेश्चंस भी आए थे, प्रूविंग और वेरीफाइंग इनइक्वालिटी। हमने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में नाम भी लिया था कि ये जो है
और AOD का कॉम्बो पैक आया था, आपको याद होगा? याद है मुन्ना? भूल जाते हो आप सब, है ना? और कहते हो कोर्स पूरा नहीं हो पाता। देखता हूँ जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो कहोगे रिवीजन कराओ, रिवीजन कर, महा रिवीजन करवाओ, महा रिवीजन कर, डबल महा रिवीजन करवाओ, यही सब करोगे तुम लोग, मुझे पता है ना? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, या वी विल स्टडी अबाउट, ऐसे लिख देना, वी विल स्टडी अबाउट। और देखा जाए तो कैलकुलस का ये मेन सेक्शन है। इसके बाद जो छोटे छोटे दो चंगू मंगू टॉपिक आएंगे, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, वो 2 से 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो हार्डली कैलकुलस ये कितना है, 8 क्लास ही है, और 1 क्लास एरिया को मानिए 9, और 2 क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, 9 तो 11 क्लास में मतलब कैलकुलस खत्म। उसी तरह से वेक्टर 3D भी 8 से 10 6-7 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, है ना? आप परेशान मत होइए, आपका टॉपिक अब ख़त्म ही होने। वेक्टर 3 के बाद मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एरिया, वही सब कवर करना है। मुझे पता है आप कह रहे हो कि सोच रहे हो कि सर आओ तो बता रहे, बोले थे कि नवंबर लास्ट में कोर्स ख़त्म करेंगे, अब यहाँ दिसंबर भी बीतने वाला है, तो इसी बात पे दिसंबर लास्ट तक ख़त्म ही कर देते हैं, है ना? देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ये दिसंबर लास्ट तक कब ख़त्म होगा बच्चों? जैसे आज 18 तारीख है, तो ये अगर हम 25 तारीख तक ख़त्म कर दिए तो दिसंबर लास्ट तक कैलकुलस ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो इसी से अंदाज़ा लगा लेना, 18, 20, 22, 26 ऐसे करके एक एक दिन कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं क्लास की, है ना? तो आप पहली हेडिंग लिखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना? और ये एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा, इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे, इधर उधर हो सकता है ना? तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो हमने टेंजेंट नॉर्मल का नाम लिया था, तो टेंजेंट नॉर्मल में क्या क्या पढ़ेंगे एक बार मैं पूरा ब्रीफ कर दूं अगर, तो टेंजेंट नॉर्मल में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, रेडियस वेक्टर, ये हम लोग पहले पार्ट में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव या डेरिवेटिव मेजर में चेंजिंग का अगर क्वांटिटी है, कैलकुलस एंड काइनेटिक्स, या कैलकुलस आप लोग काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन एंड कैलकुलस ऐसे करके पढ़ा होगा फिजिक्स में, उसका यूज करेंगे। जैसे रेट ऑफ चेंज से आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर निकालते हो ना, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अगला होता है एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कौन सा फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, ये सब डिटरमाइन करेंगे। कर्व ट्रेसिंग में बेसिक ग्राफ ऑफ फंक्शन, रिपीटेड रूट्स में अगर कोई रूट रिपीट कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, रोल्स और लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, और आपका थ्योरी ऑफ इन रिपीटेड रूट्स, ये सब हम लोगों को पढ़ना है एक प्रकार से जो हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा था, है ना? उसी का यहाँ पे एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग आप लोग लिखो, है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये आज की क्लास में हम ख़त्म भी कर देंगे इसको, तो आप अच्छे से करना, है ना? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, थ्योरी जानती हो, मैथ में बहुत लिमिटेड होती है, जो भी हम लोगों को सीखना है वो क्वेश्चन के थ्रू ही सीखना है। तो डिफरेंशियबिलिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें चिल्ला के बोलते थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी इज़ इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, देन क्या पढ़ते थे, ए यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप इज ड्रॉन एट x इक्वल टू ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ए इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उस पॉइंट पे आप एक यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, और एफ डैश ए स्लोप ऑफ टेंजेंट, या जिसको डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, एक ऐसे कर्व बना लेते हैं। वैसे कर्व कई बार बनाएंगे हम लोग इस टॉपिक में। ये आपका मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये वो पॉइंट है ना, x1 y1, और ये आपका टेंजेंट है ना। आप कह सकते हो कि नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो दिस इज नॉर्मल एट पी। देखना बहुत सिंपल टर्म है। तो पहला इसमें इंफॉर्मेशन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी देखो ये सब नहीं बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, ये आप लोगों का काम है, तुम लोग भी तो कुछ करो, हम ही सब करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, पी क्या है भाई? तो आप कहोगे कि सर आपने बताया था ना डी वाई बाई डी एक्स निकालना और x1 y1 पुट कर देना। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखेंगे, उससे अच्छा यही लिख लेते हैं,
है कि नहीं। और नॉर्मल की डेफिनेशन तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज नोन एज नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखा जाए, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट पता है, स्लोप मिल गया है एट पी, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1 लिख दोगे। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसी को जैसे ऐसे लिखा जाता है ना, आप इसको कहीं जगह ऐसे लिखा जाता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एफ डैश x1 टाइम्स x माइनस x1, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p इज क्या लिखोगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू, अगर इसका स्लोप तो इसका -1/m होगा, x माइनस x1, है कि नहीं। इसमें जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ लिया और ये फॉर्मूला इंटायर मैथमेटिक्स में यूज़ भी करेंगे। इसमें बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो dy बाई डी एक्स किया जा रहा है और पॉइंट P पुट किया जा रहा है ना, ये पॉइंट P कर्व पे ही लाई कर रहा है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने कि ये कहो कि dy बाई डी एक्स मेथड या नेगेटिव रेसिप्रोकल मेथड या जो भी आप कर रहे हो, डेरिवेटिव मेथड जो भी आप करना चाहते हो dy बाई डी एक्स से, वो तभी अप्लाई करोगे जब पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है। अगर कर्व पे लाई नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेंगे। तो फिर कहोगे क्या करेंगे, तो हम लोग एक अननोन पॉइंट मान लेंगे जो कर्व पे लाई कर रहा है। पूरा काम अननोन पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते जाएंगे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे वो अननोन पॉइंट निकल जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जिसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, है ना। तो इसको अच्छे से कर लीजिए नोट। क्या करेंगे, नोट करेंगे। और कई तो कहते हैं कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों बनाते हैं, क्या आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से दुश्मनी है? तो नहीं, एक विजिबिलिटी के लिए हमारे पास थोड़ी बोर्ड की कमी जगह, सेलेक्ट वेलेक्ट हो, फंड डोनेट करो, पैकेज वैकेज लेकर बड़ा सा बोर्ड लाएंगे, तूफ़ानी मचाएंगे, आपके जूनियर्स पढ़ेंगे, है ना, बचपन से 55 तक। हो गया ये सब। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो हमने डायग्राम बना रखा है, इसमें ये जो थीटा है ना, इसकी का tan थीटा की वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1। लेकिन हमने डिफरेंशियबिलिटी में बोला था कि डेरिवेटिव आ गया मतलब टेंजेंट का स्लोप फाइनाइट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इट मे बी पॉसिबल। तो क्या करोगे, यहाँ अभी जो बोर्ड पे बताया है, कहोगे कि सर पॉइंट अगर स्लो कर्व पे दिया रहेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए डेरिवेटिव करके उसमें पॉइंट को पुट कर देंगे। पहले टेंजेंट का स्लोप आएगा, फिर नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन लिख डालेंगे, फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिख डालेंगे और हो जाएगा यार काम। अगला पॉइंट लिखो, देखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो मैं ये कह रहा था कि अगर ये कर्व इस तरह का हो गया बाई चांस, तो ये है आपका टेंजेंट और ये है नॉर्मल। इस पॉइंट पे ax1 y1 है अगर, तो टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली लिख देंगे, y इक्वल टू y1 और नॉर्मल हो जाएगा x इक्वल टू x1। ये कर्व आपका y इक्वल टू एफ ऑफ x है ना। अगला इसमें क्या होता है कि ऐसे कह सकते हो कि सर आपने एक प्रकार से इस तरह का ग्राफ बना रखा है, तो ये आपका टेंजेंट हो जाएगा वर्टिकल टेंजेंट, x इक्वल टू x1, और ये हॉरिजॉन्टल नॉर्मल हो जाएगा y इक्वल टू y1। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बारे में बात करें, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एक टर्म होता है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब होता है कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस केस में हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। और एक होता है वर्टिकल टेंजेंट, जिसमें हम लोग कहते हैं कि dx बाई dy की वैल्यू 0 कर दिया जाता है।
इसको h नॉर्मली लिखते हैं, इसको v लिखते हैं, और ये भी बोलते हैं कि dy/dx इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर dx/dy 0 है तो आप इसको कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। कह सकते हो कि सर ये वर्टिकल, ये जो टेंजेंट है ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री इंक्लाइंड हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो इस केस में आपका क्या है, स्लोप नॉट डिफाइंड है, और इस केस में क्या है, स्लोप आपका 0 है। तो दैट इज द पॉइंट। तो ये दो केस हम लोग डायरेक्टली करेंगे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बस थ्योरी के नाम पे इतना ही है। पहला पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये सब निकाल लोगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, ये सारे केस कर लोगे तो लिखो क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स एट एक्स इक्वल टू π/2। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नॉर्मल के लिए पहले टेंजेंट का स्लोप लाएंगे, पहले तो पॉइंट ही लाएंगे। x इक्वल टू π/2 पे y कितना है, तो एट x इक्वल टू π/2 पे y है आपका, आप लिखोगे π/2 प्लस साइन π/2 कॉस π/2। कॉस π/2 आपका 0 होता है, तो ये हो जाएगा π/2। तो हैंस द पॉइंट इज, पॉइंट जिसको P मानते हैं नॉर्मली, तो ये π/2 कॉमा π/2 हो गया। पहले पॉइंट निकल गया, पॉइंट और स्लोप चाहिए ना। नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप और स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट चाहिए बेसिक। तो सिंस dy/dx, सिंस y की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या है y, x प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, आप इसको चाहें तो x प्लस 1/2 टाइम्स साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस 2x। तो dy/dx एट x इक्वल टू π/2 की बात करेंगे, तो ये 1 प्लस कॉस पाई कितना होता है, -1 विच इज़ 0। मतलब टेंजेंट इज हॉरिजेंटल, है ना। ये सब डायरेक्टली डील करना है। हेंस नॉर्मल टू द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हमने लिखवाया था x इक्वल टू x1, तो ये है आंसर x इक्वल टू π/2। क्या किया हमने, पहले कहो कि पॉइंट दिया था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू से आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर dy/dx निकालते हैं। dy/dx से आपको पता चलता है 0 आ जाता है, उससे हमें ये कंफर्म पता चलता है कि हॉरिजेंटल टेंजेंट है। अरे भाई जब टेंजेंटवा अपना हॉरिजेंटल हो जाएगा तो नॉर्मलवा कैसे होगा, वर्टिकलवा होगा ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ तब से, इसमें कौन सी नई बात है। तो कहोगे कि सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के तो अभी आपने सिखाया, डायरेक्टली लिखना, फार्मूला ट्रस्ट वस्ट मत करना, फालतू का इधर उधर होता है, बैंड बज जाती है, दही बड़ा बन जाता है। तो कभी भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और वर्टिकल टेंजेंट या हॉरिजॉन्टल नॉर्मल वर्टिकल नॉर्मल का किस्सा है, आप डायरेक्टली डील करिए, फार्मूले पे उतना ज़्यादा भरोसा मत करिए, क्योंकि फार्मूला लेंदी मेथड है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। इसीलिए हमने अलग से डायग्राम बनवाया था, और कोई रीजन नहीं है ना। लिखो इसको, आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, और ये सब टाइम पास है ना। बोर्ड वोर्ड में कैसे लिखना है ये सब लिख देना। जेई में तो वैसे भी कोई पूछने वाला है नहीं कि कौन से मेथड से किए हो, सबको यही पूछता है कि कितनी रैंक आई है बे, रैंक वाह कितनी है तुम्हारी, कहीं लाखों में एक तो नहीं हो, है ना। पता चला है जो दहेज पाने वाले हैं वो लाख वाली रैंक पा रहे हैं। कितनी रैंक है बताता, 8,54,563। अब क्या कर रहा है, वो काम नहीं करना है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x प्लस वाई इक्वल टू x टू द पावर y वेयर इट कट्स x एक्सिस। मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा कि ये कोई कर्व है और इस तरह से ये x एक्सिस पे कहीं पे कट कर रहा है। मान लीजिए वो लैम्डा कॉमा 0 पॉइंट है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने की डिमांड कर रहा है हम लोगों से।
तो इस तरह के क्वेश्चन इसी को P मान लेते हैं। ये हमने बहुत सारी चीज़ें मेंशन भी कर रखा है ना। ये सब आप आराम से लिख लेना कि लेट पॉइंट ऑन द कर्व where it cuts x axis is P। अब ये चूँकि लाई कर रहा है कर्व पे, तो लैम्डा प्लस 0 इक्वल टू लैम्डा की पावर 0। एक बार चेक करो, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। सो पॉइंट मिल जाएगा आपका 1,0। लेकिन हमें तो dy/dx चाहिए, तो सिंस x प्लस वाई इक्वल टू एक्स की पावर वाई और x की पावर y को e की पावर y ln x लिखते हैं। हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़े थे ये सब। तो dy/dx डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अरे x बेटा, तो 1 प्लस dy/dx, और ये क्या हो जाएगा e की पावर y ln x, और यहाँ y/x प्लस dy/dx इंटू ln x। सही है। तो यहाँ से क्या होगा कि पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 और dy/dx इक्वल टू m, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस m इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, इधर सब 0 ही हो जाएंगे, तो 0 dy/dx की वैल्यू मिल गई -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या लिखोगे, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। देखो तो और x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिख देंगे, ख़त्म। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, सही है ना। अब कहोगे कि सर आप बता रहे हो या मुझे बुड़बक बना रहे हो। बता रहा हूँ, है ना। देखिए इसमें क्या नया काम किया हमने, इसमें क्या ऐसा था जो आप नहीं कर सकते थे। झूठ मत बोलो, सब कर सकते हो तुम लोग, है ना। झूठ मूठ के एकदम आलस के मोटरी हो गए हैं और ऐसे सो रहे हैं। ऐसे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मजाक बना रखे हैं। ऐसे नंबर आएगा। देखिए कहोगे सर इसमें क्या किया आपने कि x एक्सिस पे पॉइंट मानना था ना, तो आप λ,0 मान लिए। अगर मैं बेटा बोलता कि y एक्सिस पे रहता तो 0, λ मानते, बिल्कुल सही। फिर क्या किया, कर्व पे लाई करा दिया, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। फिर डिफरेंशिएशन के सारे मेथड तो आपने पढ़ा रखे हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सब कुछ तो पढ़ा ही रखा है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो उसके हेल्प से आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करके टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, टेंजेंट का स्लोप निकाल के टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, खत्म। इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तब जाके होगा एग्जाम में, नहीं तो बेटा कुछ नहीं होगा। भले कितनी बार भी पढ़ लो किसी बुक को, टिप पे याद होना चाहिए, मैथमेटिक्स ऑन टिप, इस तरह से केमिस्ट्री ऑन टिप, फिंगर टिप्स, है ना। तो ये भी कर लिया हमने यार, दूसरे को भी निपटा दिया। अब लिखो अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x² इक्वल टू 4y विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। 1,2 को बच्चों इसमें रखोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 1 होगा और ये 2 होगा। आप चेक कर सकते हैं इसको प्रॉपरली। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो देखिए ध्यान से। जैसे ये कर्व है और हमें मालूम है कि ये कर्व पे पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, और इस कर्व की इक्वेशन है x² इक्वल टू 4y। तो मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल निकालने के लिए आप क्या करिएगा, ये पॉइंट P को मान लीजिए आप। अगर आप ध्यान से देखो x को हम h मान लेते हैं, तो y यहाँ से कितना आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी x²/4, आप कह सकते हो h²/4 आएगा। और ये पॉइंट 1,2 आप कहीं भी दिखा सकते हैं, जैसे ये Q बना देते हैं। तो सिंस y इक्वल टू x²/4, हमने क्या बोला था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अननोन मान के और करते जाना। एक डेटा से आपको अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, फिर 2 पॉइंट से आप कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी x/2,
है ना। तो dy बाई डी एक्स एट p की अगर बात करें तो p विच इज़ टैंजेंट एट स्लोप, टैंजेंट का स्लोप p पे, तो ये h/2 आ जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -2/h। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। और ये इसे पास कर रहा है, इट पासेस थ्रो, क्या लिखोगे बताओ, 1,2, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू -1/2/h, ये 1 माइनस एच, इसको थोड़ा ओपन करिए। तो 2 माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू -2/h, और ये +2, 2 कैंसिल, h की वैल्यू आ गई 2। तो ये जो p पॉइंट होता था ये मिल गया आपको 2,1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा इज़, ये 2,1 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स, m कितना है, तो -1 टाइम्स x माइनस 2, या आप ये भी कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक बार अच्छे से देख लो बच्चों, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने जानबूझ के जो पॉइंट है वो कर्व अप्लाई नहीं कराया है। क्या मैंने बोला कि ये पॉइंट जो है वो कर्व अप्लाई नहीं कराया है। तो आप क्या करिएगा, कर्व पे का जो आर्बिटरी पॉइंट आप x1, y1 करके भी मान सकते हैं। x1 y1 में करेंगे, x1 y1 को इस पर सेटिस्फाई करेंगे, दो इक्वेशन, दो अननोन से x1 y1 आ जाएगा। ये 1,2 दिया ही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमने नॉर्मल की इक्वेशन पूछा है, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या किया हमने, तो कर्व पे h स्क्वायर बाई 4 एक पॉइंट माना, टेंजेंट का स्लोप निकाला, नॉर्मल का स्लोप निकाला, नॉर्मल की इक्वेशन लिखा, नॉर्मल को उस पॉइंट से पास करा दिए। तो उस पॉइंट से पास करा दिया तो हमें वेरिएबल पॉइंट की वैल्यू मिल गई, और वेरिएबल पॉइंट की वैल्यू मिल गई तो नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई। एक बार अच्छे से देख लो इसको। अब बस क्या होगा कि ये पॉइंट चेंज होगा, ये भाई सब कर्व चेंज होंगे, सॉल्विंग मेथड सेम रहेगा। टेंजेंट कहता था टेंजेंट निकाल के पास कराते, नॉर्मल कह रहे थे नॉर्मल निकाल के पास कराएंगे। तो ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन ये आपके बन सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा आगे मूव करते हैं, है ना। या अभी एक दो और टाइप के क्वेश्चन लिख ही लो, नहीं तो कहोगे कि सर क्वेश्चन कम करा रहे हैं और हमें बुड़बक बना रहे हैं। तो आप लिखो क्वेश्चन, देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1,1 एंड द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e⁴ प्लस x स्क्वायर ड्रॉन एट द पॉइंट वेयर द कर्व कट्स y एक्सिस। अभी x एक्सिस वाला किए थे, अब y एक्सिस वाला क्या करेंगे, 0, लैम्डा। तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे, और पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज़ ऑलरेडी स्टडी इन 11th क्लास, स्ट्रेट लाइन। तो लेट p 0, लैम्डा लाइज ऑन y एक्सिस, तो इस कर्व अप्लाई करेगा। तो लैम्डा इक्वल टू e⁴ प्लस 0 का स्क्वायर विच इज़ 1, तो ये p मिल गया 0,1। तो सिंस y इक्वल टू e⁴ प्लस x स्क्वायर दिया है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये 2 टाइम्स e⁴ प्लस 2x, तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा एट p, ये कितना मिलेगा 2। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख दोगे 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार चेक करते हैं, स्लोप 2 है। अरे हाँ, यहाँ पे कई कहेंगे कि सर इतना फास्टली आप भाग रहे हो शताब्दी एक्सप्रेस से, मोदी जी की बुलेट ट्रेन मत चलाओ यार। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, अरे वो जो हम लोग प्लेन में लिखते थे ना, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0, ये उसी से इंस्पायर्ड मैं लिखता हूँ एट p। तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 1,1, तो ये कितना हो जाएगा 1,1 इसमें रखो,
तो 2 - 1 + 1/√5, तो विच इज़ 2/√5। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 2/√5 बिल्कुल सही आंसर है। कैसे किया ये, मेरे को तो नहीं समझ में आया, तुम बताओ कैसे किए बांगड़ू, कैसे किए बताओ। तो फुनसुक बांगड़ू, तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले वाई एक्सिस वाला पॉइंट निकाल लिए 0, लैम्डा मान के। आपने सिखाया था एक्स एक्सिस के लिए लैम्डा, 0, वाई एक्सिस के लिए क्या 0, लैम्डा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फिर कर्व अप्लाई कराया तो लैम्डा की वैल्यू आई, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लिए। जैसे वहाँ नॉर्मल की इक्वेशन निकाले थे, यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन निकाले, वहाँ भी शायद टेंजेंट की इक्वेशन नहीं। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बाद क्या किए, तो कहो कि सर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हैं जो 11वीं क्लास की, देखो ये जगह छोड़े हैं आप, उसी लिए मुझे पता है आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप ही को देना है, मैं तो केवल फॉर्म भर रहा हूँ सर, और घर वालों को दिखा रहा हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अबे उठा उठा कर पटक देंगे अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो। ax1 + by1 + c/√a² + b²। क्लियर? मजाक कर रहा था यार, टेंशन मत लो। अब आप हेडिंग लिखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये नोट कर लेना अच्छे से, बोलना मत। वैसे हम लोग m का कोऑर्डिनेट, इसका इमेज सब कुछ निकाले हुए हैं, है ना। देखिए अगला पॉइंट देखो बच्चों, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है, बिटवीन टू कर्व्स। आप चाहें तो लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। जहाँ भी दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कर्व 1 है और ये कर्व 2 है, किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं। ये कर्व 1 है, C1 C2 केवल लिख देते हैं, ये दूसरा कर्व है, और ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, P पॉइंट पे C1 कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, और P पॉइंट पे C2 कर्व पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, और इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल है उसी को कहते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो आप चाहें तो लिखा, क्या मैंने बोला, कहो कि सर दो कर्व अगर पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, पहले कर्व पे जो टेंजेंट बनाया उसको T1 दिखाया, दूसरे कर्व पे जो टेंजेंट बनाया उसको T2 दिखाया। ऑब्वियसली दो कर्व हैं तो दो टेंजेंट आएंगे इन जनरल अगर बात कर रहे हैं, और उन्हीं टेंजेंट के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स कहा जाता है। और इसी को आप स्मूथली लिखेंगे, और मैं उसके पहले कॉपी पे लिख चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो ये लिखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, between two curves is defined as, ये फटाफट आप लोग लिख लो, angle between their tangents at the point of intersection, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो पहला कर्व है dy/dx, और सपोज इसको x1 y1 मान लेते हैं, तो dy/dx एट x1 y1 p फॉर c1 है, और दूसरा है dy/dx एट p फॉर c2। तो हम वी ऑलरेडी नो दैट tan थीटा इज मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 + m1 m2। और ये मॉड सिर्फ लगाने के पीछे आपका जो उद्देश्य होता था वो एक्यूट एंगल निकालना होता था। वैसे हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स आ गया 90 डिग्री करें, 30 डिग्री, तो एक 150 डिग्री भी होगा, क्योंकि अगर ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं तो आप ये नहीं कर सकते, ये दोनों एंगल हो सकते हैं, है ना। और इन दोनों एंगल का क्लियरली सम कितना है, 180 डिग्री। तो जब ये 90 होंगे तब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, अदरवाइज दोनों को रिपोर्ट किया जाएगा। केवल हम एंगल बिटवीन टू लाइन्स थीटा 180 माइनस थीटा, टू प्लेन्स थीटा 180 माइनस थीटा, है ना, लाइन एंड प्लेन थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, केवल वेक्टर के केस में आपको अलर्ट रहना होता है। और इसी में एक होता है बच्चों, होता है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन।
ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन विच इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। तो ये ध्यान रखना कि व्हेन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री या π/2, then we said two curves intersects orthogonally है ना। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। क्या रखोगे? भूल जाओगे? नहीं, याद रखोगे। तो अभी तक हमने क्या बताया कि एंजल तो नहीं लिख दिया कहीं? नहीं, सही है। अरे कभी कभी गड़बड़ होता है, कई लोग एंजल लिख देते हैं इसको। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक हो गया, ये निकाल ही लेगा बच्चा बहुत अच्छे से। और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कब कहोगे? कि जब थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो इस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन करते हैं और एक रिजल्ट को याद रखेंगे। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। और ऑर्थोगोनल कर्व्स और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में डिफरेंस होता है बच्चों, ये बार बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब कि सिर्फ आप इंटरसेक्शन पॉइंट पे देख रहे हैं और उस पॉइंट पे अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स 90 डिग्री बन रहा है तो आप उसको ऑर्थोगोनली कह रहे हैं कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब अगर वो 10 जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो 10 जगह 90 डिग्री बनेगा एंगल। वो ऐसे होता है इक्विपोटेंशियल सर्फेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें देखे ही होंगे, है ना। इस तरह से रेज आती है और इक्विपोटेंशियल सर्विस क्या होता है? ऐसे सर्कुलर हो जाता है या स्फेरिकल, जो भी कहते हो आप, है कि नहीं। ये हो गया। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन x² = 32y एंड y² = 4x एट द पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट पे निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कर्व, दोनों कर्व का dy/dx निकाल लिया जाए। तो पहला कर्व है x² = 32y, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x, ये 32 टाइम्स dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू मिल गई x/16। तो m1 dy/dx at 16,8 फॉर कर्व्स, तो ये 1 आ जाएगा। और दूसरे कर्व के लिए y² = 4x, तो dy/dx निकालोगे 2y dy/dx = 4। तो यहाँ से dy/dx at 16,8 कितना हो जाएगा? तो 2/8 विच इज़ 1/2। इसको m2 कह दे रहे हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा बच्चों, m1 - m2/1 + m1 m2, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो फॉर्मूला लिखता है वो ऐस करता है और कैश कर लेता है बाद में अपॉन 1 + 1/2। मेहनत करो यार, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ये सही है फॉर्मूला। 2/8 करोगे तो 1/4 होगा ना यार, क्या हम भी सठिया आ गए हैं लगता है ना। 1/4, ये 1/4। एक्चुअली मैं देख रहा था कि वो आ नहीं रहा आंसर कहीं पे, तो इसीलिए मेरे को लगा कि गड़बड़ है। तो 3/5, तो थीटा कितना आएगा? थीटा इज़ tan इनवर्स 3/5। और इसी को कहते हैं लक। जो मैं गलती कर रहा था और वो मेरा मैच कर जाता तो मेरा हो जाता बैड लक, और जो गलती कर रहा था वो मैच नहीं करता तो उसी को मैं कहते हैं मेरा गुड लक। तो गुड लक बैड लक में देखते ही है, एक सिली मिस्टेक का फ़र्क है और बच्चे पता न क्या क्या कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, m1 m2 निकालना है, tan थीटा निकालना है और इसके बाद ऐश करना है। क्लियर? तो हम लोग अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन से रिलेटेड, है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, हमने ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो समझा दिया था। अब ये बताओ, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो m1 m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। ये तो हम लोग जानते हैं, मतलब पहले कर्व का dy/dx दूसरे कर्व का dy/dx का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपसे ए की वैल्यू पूछी जा रही है। तो लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P विच इज़ x1 y1। तो देखते जाइए, पहला कर्व अप्लाई करेगा तो y1 इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स वन स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन y1 इक्वल टू आप कह सकते हो x1 स्क्वायर, फिर तीसरा पहले कर्व का dy बाई डी एक्स, दूसरे कर्व का dy बाई डी एक्स, है ना। y इक्वल टू कितना दिया है देखो, अभी हमने डेरिवेटिव का यूज़ तो किया नहीं, 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा -2ax। तो m1 निकालोगे, m1 ही लिख देता हूँ सिंपली, तो आप लिखोगे -2ax1। दूसरे कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको dy बाई डी एक्स करोगे तो 2x आएगा, तो m2 निकालोगे तो आएगा 2x1। तो सिंस m1 m2 की वैल्यू कितनी है, -1 है। अच्छा, ये कैसे पता चला -1 है, कहो कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये -2ax1 और ये 2x1 इक्वल टू -1, तो यहाँ से x1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4a, और यहाँ इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस a, और यहाँ से 1/4a, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1/3। बस यही करना है, IIT बॉम्बे जाना है। लेकिन इतना आसानी से करेंगे कैसे, कहोगे इतना आसानी से थ्योरी पढ़े रहेंगे तो प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कर लेंगे, इसमें कौन सी नई बात है। तो हमने क्या किया, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को माना x1 y1, फिर क्या किया, दोनों कर्व को सेटिस्फाई किया, दोनों कर्व के dy बाई डी एक्स का प्रोडक्ट किया, उसके बाद क्या किया, उस दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 किया और आंसर आ गया। बाकी मैनिपुलेशन है। अब एक रिजल्ट लिखेंगे, जैसे कोनिक सेक्शन जब पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि 2 कॉन्फोकल कोनिक्स आर ऑर्थोगोनल। ये IIT JEE में काफ़ी, ये 2 बार क्वेश्चन भी आया है रिसेंटली मतलब 2011-12 में आया है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो, ये आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, 2 कर्व्स ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर इक्वल टू 1 intersects orthogonally if 1/a minus 1/b, मतलब इन दोनों के कोफिशिएंट x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट का जो रेसिप्रोकल है, दिस इज इक्वल टू 1/a1 माइनस 1/b1। आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि एलिप्स और हाइपरबोला अगर कॉन्फोकल है, मतलब उनके सेम फोकस है, तो दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। अब जहाँ तक इसके प्रूफ का सवाल है, शॉर्ट में ही मैं बता देता हूँ बच्चों। x1 y1 मान लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये दोनों कर्व अप्लाई कर रहा है, तो ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और a1x1 स्क्वायर प्लस b1y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इट इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से m1 जिसको आप -ax अपॉन by1 लिख सकते हो, और m2 सिमिलर लॉजिक से -a1x1 अपॉन b1y1, दूसरे कर्व को डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट पुट कर देना, -a1ax1 अपॉन by1, और ये -a1x1 अपॉन b1y1 इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ से हमें माइनस माइनस माइनस, तो x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, और वो मिल जाती है -bb1 अपॉन a1। और आप ध्यान से देखो, इनको भी सब्ट्रैक्ट करोगे
तो a माइनस ए वन एक्स वन स्क्वायर प्लस बी माइनस बी वन वाई वन स्क्वायर की वैल्यू 0 मिल गई। तो यहाँ से भी एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं बी वन माइनस बी अपॉन ए माइनस ए वन। अब इसको इधर ले चलते हैं और इसको इधर ले आते हैं, मतलब गेम खेल रहे हैं। तो ए वन माइनस ए अपॉन ए वन, माइनस को मैंने एडजस्ट कर रखा है बच्चों, बी वन माइनस बी अपॉन बी बी वन। तो ये लिखा 1 ए माइनस 1 ए वन इक्वल टू 1 बी माइनस 1 बी वन। तो ये आ गया 1 ए माइनस 1 बी इक्वल टू 1 ए वन माइनस 1 बी वन, विच इज़ दिस मच। लेकिन अगर याद रखते हैं तो टाइम सेव होगा, अदरवाइज इतना डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। बस किया क्या हूँ, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही यहाँ पे भी किया हूँ, 2 पॉइंट माना हूँ। और दो इसमें जानते हो क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक ये होती है कि पहले हम डी वाई बाई टेंजेंट के एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हैं उसका स्लोप का एक्सप्रेशन ही मतलब tan थीटा का एक्सप्रेशन ही निकाल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इक्वेशन ही यूटिलाइज हो रही होती है और ये चीज़ हमारे को अपने को समझ में नहीं आएगी, तो आप इसको ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए, है ना। तो ये ऑल अबाउट रहा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड, और मेरे ख्याल से आप काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे होंगे इसको और समझ में भी आ रहा होगा। कोशिश करिएगा यह याद हो जाए। IIT JEE 2010 11 और 12 में 2 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, तो आराम से आप कर सकते हैं। वो भी नहीं भी जानते हैं तो हो जाएगा, थोड़ा सा वर्क हम लोगों को करना पड़ेगा, अगर जानते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसी बात पे बच्चों लिखिए। अब एक कंसेप्ट और है तो उसको लिखते हैं, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में आए, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आ सकता है। इस डायग्राम को याद रखना, इसकी फ़ोटो खींच लेना दिमाग में। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये पॉइंट P है। इस पे हमने टेंजेंट बनाया था थोड़ी देर पहले। ये P है, ये T है, इस पे नॉर्मल खींचेंगे तो ये नॉर्मल है। तो समझिएगा ध्यान से, इस PT को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस PN को बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। इस P को अगर हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इसको बोलते हैं फुट ऑफ ऑर्डिनेट। इधर करेंगे तो फुट ऑफ एब्सिसा, मतलब हम लिख देंगे M इज फुट ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ P। PT क्या है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है एट P। PN क्या है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल है। ऐसा डेफिनीशन है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं, साइंटिस्ट। और हम कौन हैं, ग्रेट साइंटिस्ट। ध्यान रखिएगा, हम लोग खाली पढ़ रहे हैं। हमने आपको ये थोड़ी देर समझाया था ना कि ये थीटा है, इसके कोऑर्डिनेटवा को लिख दो x1 y1, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी y1। ये जो TM भाई साहब है ना, इन्हीं को कहा जाता है सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, या सिंपली सब टेंजेंट भी बोल सकते हो। अब ये सब टेंजेंट क्या होता है, तो ये जो PT टेंजेंट है ना बच्चों, PT, इसी का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन, तो क्या मिलेगा, TM मिलेगा। और इस नॉर्मल का प्रोजेक्शन करोगे क्या मिलेगा, MN मिल जाएगा। तो MN को कहा जाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और ये ओरिजिन है तो OP को कहा जाता है रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। और आपको कॉमन सेंस है कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। तो अगर हमें ये y1 पता है तो हम आराम से डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर हम tan थीटा लिखें तो हमें y1 अपॉन TM मिल जाएगा। तो यहाँ से हम सब टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, y1 अपॉन tan थीटा मतलब y1 cot थीटा। इसको ऐसे ही याद करते हैं हम, जैसे हम स्टूडेंट थे तो ऐसे रट लिए थे, टेंजेंट और नॉर्मल। अब देखो कैसे,
तो ये सब में y1 लगा दो, t आया तो tan थीटा ना लिख के tan cot थीटा लिखना है, यहाँ tan थीटा लिखना है, cot का भाई होता है कोसेक और यहाँ tan का भाई होता है सेक थीटा। ऐसे रट लेते हैं, लेकिन रटना क्या है यार, ज्योमेट्री लिख लो। देखो सब टेंजेंट की लेंथ हमने y1 cot थीटा डिराइव की है। अगर मान लीजिए मेरे को सब नॉर्मल की ज़रूरत पड़ गई तो इसका tan लेंगे तो ये cot आएगा, और y1 अपॉन mn लिखेंगे तो mn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mn आ जाएगा y1 अपॉन cot थीटा, मतलब y1 tan थीटा। देखो 2 आ गए। अब जैसे हमें pt डिराइव करना है तो y1 अपॉन pt को क्या लिख सकते हैं हम, इसका साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से pt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, pt मतलब लेंथ ऑफ y1 कोसेक थीटा। देखो, और सिमिलरली अगर इन दोनों को रिलेट करना है तो इसका साइन लेते हैं, तो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा y1 अपॉन pn लिखोगे तो ये कॉस होगा, ऊपर सेक जाएगा तो pn जी, तो pn की वैल्यू कितनी हो जाएगी y1 सेक थीटा। देखो है ना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट लेवल पे मैंने याद किया था, कह सकते हो उस समय दिमाग कच्चे थे, है ना। स्टूडेंट लेवल में क्या होता है, जो नहीं आता है समझ में उसको याद कर लो। एक स्टूडेंट की पहचान यही है दोस्तों कि एक क्वेश्चन एक बार फंसा तो उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन दूसरी बार नहीं फंसना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया। 101% इज डन, एवरीथिंग इज डन, है ना। सब कुछ सही हो गया। क्वेश्चन कर लिया जाए, वार्म अप करें, आगे बढ़ें। तो मैंने सब ये फिर से बताता हूँ। देखो क्या करो, एक टेंजेंट, एक कर्व खींचो, टेंजेंट खींचो, नॉर्मल खींचो, टेंजेंट जो पॉइंट है उसको एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करो, उसको नाम दे रहे हो फुट ऑफ ऑर्डिनेट। जो पॉइंट से एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट है पी टी, उसको कह रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल। फिर टेंजेंट का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो क्या रहा है, सब टेंजेंट नॉर्मल का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट क्या है भाई, देखो ये प्रोजेक्शन मतलब ये हो, क्योंकि ये आके हम वेक्टर में पढ़ेंगे ना, तो इस वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन लेंगे इस वेक्टर पे तो ये टीएम वेक्टर ही बनेगा, है ना। ये रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्शन से थोड़ा रिलेटेड है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सेम डायग्राम है, उस समय नहीं बनाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, इसको यहीं पे कर लेना। क्लियर? अब इस पे रिलेटेड दो क्वेश्चन कर लिया जाए और इस चैप्टर को वाइंड अप किया जाए। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 एट द पॉइंट। पहले तो आपको आना चाहिए सब टेंजेंट का फॉर्मूला। मैं ये जूम करता हूँ कि आप फार्मूला भूल चुके होंगे, और अच्छी बात भी है, फार्मूला भूलना भी चाहिए। तो आप ऐसे डायग्राम तो बना लेंगे ना, अब डायग्राम बनाना मत भूलना। अगर डायग्राम बनाना भूल जाओगे ना तो उठा के पटक देंगे फिर। ये y1 है, ये थीटा है, इसी को सब टेंजेंट बोल रहा था मैं। तो tan थीटा की वैल्यू क्या लिख रहे थे आप, tan थीटा की वैल्यू आप लिख रहे थे y1 अपॉन सब टेंजेंट। तो यहाँ से सब टेंजेंट की वैल्यू मिल गई y1 बाई tan थीटा। tan थीटा इज dy/dx और y1 इज इन दिस क्वेश्चन -3। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो 2x प्लस एक्स टाइम्स dy/dx प्लस वाई प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से आ रही है -2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। तो tan थीटा निकाला जाए इस पॉइंट पे, पॉइंट रख दो। तो ये 2 -3 अपॉन 1 -6, तो कितना हो जाएगा देखो, -1/5, है ना। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन -1/5 विच इज इक्वल टू 15। अगर नेगेटिव आ जाता तो अभी भी मॉड लगा देते, और आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी किए हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस कर लेना, है ना। और भी चाहते हो क्वेश्चन करना, चलो एक और कर ला देते हैं मिक्सअप टाइप का। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ध्यान से, एक ये नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहे हैं कि टेंजेंट एट पी विथ पैरामीटर टी ऑन द कर्व मीट द कर्व अगेन एट क्यू, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इन टर्म्स ऑफ टी बनाना है। तो ये नया क्वेश्चन है बच्चों, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी बार करते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, इस तरह से डायग्राम बना लेना चाहिए। समझना इसको ध्यान से। ये पी पॉइंट है, आप चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ये क्या है, 4t² + 3 और 8t³ - 1, और यहाँ पे t1 मान लीजिए। t1 का मतलब 4t1² + 3 और 8t1² - 1। समझना इस चीज़ को। हम ये जो लाइन है ना, इसके स्लोप को दो तरह से लिखेंगे, एक PQ ज्वाइनिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म से और dy/dx से। तो टेंजेंट एट P, ये dy/dx निकालोगे, तो dy/dx निकालोगे तो dy/dt अपॉन dx/dt, वी ऑलरेडी नो दैट। तो ये क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे 24 टाइम्स t² होल डिवाइडेड बाई ये 8 टाइम्स t विच इज़ 3t, और हैंस 3t की वैल्यू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाले लॉजिक से लिखोगे तो 8 टाइम्स t1² - t², तो t - t1 - t t1 + t हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ करोगे तो 4 आएगा, 1 मिनट क्यूब आएगा ना यहाँ पे, क्यूब। तो यहाँ पे लिखोगे बच्चों t1³ - t³ मतलब t1² + t1 + t², होल डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स t1 - t और t1 + t। तो ये 2 हो गया, ये कट गए, तो यहाँ से आप 3 टाइम्स t1 + 3 टाइम्स t² लिख रहे हैं, इक्वल टू इधर, तो ये 2t1² + 2t1 + 2t², हमें t1² की वैल्यू निकालनी है। तो 2t1² की वैल्यू हो जाएगी, या कैसे भी कर सकते हो इसको ऐसे कर लो, t1² + t1 t² हो गया ना, + t1 माइनस 2t1² इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है t + t1 और t - t1 आएगा इनफैक्ट, और t + 2t1 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको t1 की वैल्यू मिल जाएगी -t/2। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कह सकते हो, और जैसे t1 की वैल्यू -t/2 रखोगे तो ये हो जाएगा t² + 3, और यहाँ -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा -t³ - 1। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना कैसे किए, सो गए थे क्या किए? तो कहोगे सर P T वाला फॉर्म में माना, Q को T1 के फॉर्म में माना। इस लाइन के स्लोप को दो तरीके से लिख रहे हैं, एक y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाले लॉजिक से, और एक यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फिर T1 की वैल्यू T के टर्म्स में निकालने की कोशिश किया आपने, तो T की वैल्यू T1 आ गई, और हम लोग को पता है कि पॉइंट क्लियरली अलग अलग हैं, तो T0 = T1, तो T1 = -t/2 को इसी पैरामीटर में पुट कर दिया। तो ये जो टर्म है ये इसमें कन्वर्ट कहाँ गया है, ये जो टर्म है ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा, है कि नहीं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो एडवांस लेवल का है और आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों की एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बोर्ड लेवल के लिए उसको कर लीजिएगा, उसके सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जेईई मेन के भी सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, जेईई एडवांस के भी सारे क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। तो अगली क्लास में हम रेट मेजरर, एरर अप्रॉक्सीमेशंस के बारे में बताएंगे, और टाइम मिलेगा तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आपका काम क्या है, सोना नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना और अपने दोस्तों से शेयर करना, और हैप्पी रहना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। हैव ए ग्रेट डे।